I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover history paper of NDA 2025. आज हम 2025 के हिस्ट्री के पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. Let's start. So we are going to cover previous year questions of NDA written examination of history 2025. So here we go with our first question. तो हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्री वर डेवलप्ड इन सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस अबाउट 1850 में सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आया था. उसमें कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा डेवलप किया गया था. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट आर द मेन इंडस्ट्रीज दैट वर डेवलप्ड in the second industrial revolution that took place after about 1850, that is coal and iron, coal, cotton spinning and weaving, chemical and electrical and steam engine. देखिए बहुत सिंपल है. ऐसा आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था. यूरोप में सबसे पहले हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला है और स्पेशली ब्रिटेन में मिला है. दैट इज द करेक्ट आंसर इज सेकंड जो हमको देखने को मिला. केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज डेवलप होते हुए दिखी है हमको. तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि एनडीए के पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था. और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी था कि इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे. दैट इज केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशंस, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन पूछा गया जो कि 1850 में इसको डेवलप किया गया. हियर वी गो विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ हड़प्पन सील्स. देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आईवीसी से पूछा गया है. इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बोला जा रहा है कौन सा ऐसा मटेरियल का यूज किया गया है इन द मेकिंग ऑफ सील्स, दैट इज हड़प्पन सील्स. हड़प्पन सील्स को बनाने में किस मटेरियल का यूज किया गया है. देखिए हड़प्पन जो सील्स होती हैं वो बेसिकली आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होती हैं, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं. वो किसकी बनी हुई है? सैंडस्टोन की बनी है, लैपिस लजुली की बनी है, जैस्पर की बनी है, या स्टीटाइट की बनी है. सो ओवर हियर करेक्ट आंसर इज स्टीटाइट. स्टीटाइट होता क्या है? इट्स अ सॉफ्ट स्टोन. स्टीटाइट आर द सॉफ्ट स्टोन जिसकी सील्स बनी होती हैं. सील्स किसकी बनती है? सील्स में आपकी इमेजेस मिलेंगी. मोटिव्स किसकी मिलती हैं? इसमें मोटिव्स आपको एलिफेंट की मिलेंगी, राइनो की मिलेंगी, टाइगर की मिलेगी, एंटीलॉप की मिलेगी, क्रोकोडाइल की मिलेगी, हम्प्ड बुल की मिलेगी. तो कहने का क्या मतलब है? ये सारी इमेजेस आपको मिलती हैं. अगली बार क्वेश्चन क्या पूछेगा? कौन सी इमेजेस नहीं मिलती है और कौन सी मिलती है, वो मैंने आपको बता दी. तो इसमें ये स्टीटाइट किसका बना हुआ है? सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ है. और यही मटेरियल यूज किया गया था हड़प्पन सील्स को बनाने में. दीज आर द मटेरियल दैट वर यूज्ड for making of Harappan seals. So question next one है which among the following महाजनपदास in ancient India was oligarchy. अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है which of the following महाजनपदास is oligarchy. oligarchy क्या होता है? oligarchy का मतलब होता है बेसिकली, oligarchy मतलब जो गवर्न करने वाले लोग होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं. तो ओलिगार्ची इज बेसिकली व्हाट? अ पावर हेल्ड बाय सम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. सो बेसिकली पावर हेल्ड बाय सम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इसको हम ओलिगार्ची बोलते हैं. एक होता है रिपब्लिक जो कि इलेक्ट होता है, एक होता है ओलिगार्ची. तो हमारे में कितने महाजनपदास देखने को मिले हैं? 16 महाजनपदास देखने को मिले हैं हमको. 16 में से कुछ ओलिगार्ची थे, कुछ आपके रिपब्लिक थे. तो इसमें ऐसा बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग इज ओलिगार्ची. ओलिगार्ची कौन सा है? तो आंसर इज ओवर हियर इज वज्जी. वज्जी महाजनपदास हमारा ओलिगार्ची है. और कोशाला, गांधारा, मगध ये हमारे क्या है? रिपब्लिक है. तो याद रखना. तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि लास्ट टाइम 2024 के सेकंड पेपर में महाजनपदास से भी क्वेश्चन आया था. यूपीएससी का एक ट्रेंड है, आप पुराने पेपर को जब एनालाइज करोगे उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखिए. 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस भी किए हैं, हमने करवाए भी हैं. आप उनको एनालाइज कीजिए, उनको देखिए क्या ट्रेंड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं बन जाती है.
नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड इन सांची स्तूपा नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया। भैया कौन सा सांची स्तूपा में आइडिया है जो कि इंस्पायर्ड, नॉट इंस्पायर्ड, जो कि इंस्पायर्ड नहीं था। एम्प्टी सीट हमको देखने को मिलता है, शल भंजिका, ट्री और व्हील। सो आंसर ओवर हियर इज शल भंजिका। शल भंजिका इज बेसिकली अ वुमेन होल्डिंग अ ट्री or a image of yakshi under sal tree. A woman holding a tree, woman holding a tree or a image of yakshi or image of yakshi under sal tree. Under sal tree. तो आंसर इज बी ऑप्शन। बाकी सारी हमको एम्प्टी सीट मिलेगी, ट्री मिलेगा, व्हील मिलेगा, जो कि हमको सांची स्तूपा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल में। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इस चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सिंपल क्वेश्चन था। अब एनडीए की हिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चन विद इन रीच थे। क्वेश्चन पूछा गया है, इन ब्रिटिश इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी इंडियंस को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाएगा और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। किस एक्ट में बोला गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज कॉल्ड रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट में ही बोला गया था, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन, दैट इज नो अपील। आप कहीं अपील नहीं कर सकते, नो दलील एंड नो वकील, यू कैन नॉट हैव वकील ऑल्सो। तो नो अपील, नो दलील एंड नो वकील की बात की गई थी। रॉलेक्ट एक्ट 1919 की बात की गई थी। मतलब इसमें क्या बोला गया था कि किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इसी के चलते 2 लोकल लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं पर 13 अप्रैल को कुछ लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे, उनको आइडिया नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और वहीं पर जलियनवाला बाग मैसेकर होता है। तो आप अगर क्रोनोलॉजी को देखा जाए तो हमारा सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा, फिर रॉलेक्ट एक्ट आएगा, फिर आपका जलियनवाला बाग मैसेकर आएगा, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट आएगा, फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी सारी सीक्वेंस चलेंगी। तो यही सब कुछ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग एक्ट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, रॉलेक्ट एक्ट। और गांधी जी ने रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में एनडीए में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उसको ध्यान देना आप लोग। एनडीए में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में क्या बनाया था? गांधी जी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह सभा। गांधी जी फॉर्म सत्याग्रह सभा अगेंस्ट दिस रॉलेक्ट एक्ट। यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भूदान मूवमेंट। अगेन रिपीटेड टॉपिक है। अगर आप एनडीए के पूरे पेपर को एनालाइज करो तो काफी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, काफी क्वेश्चन पुराने पेपर के एज इट इज उठाए गए हैं, या तो टॉपिक उठा दिया गया है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं बदला गया। क्वेश्चन पूछा गया भूदान मूवमेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूदान मूवमेंट इज करेक्ट। भूदान मूवमेंट बेसिकली आचार्य विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें मतलब क्या था कि लैंडलेस लोगों को लैंड देना है, जिनके पास जमीन ज्यादा है वो जमीन डोनेट करना है। और सबसे पहले इसको स्टार्ट पुच्चमपल्ली, जो कि प्रेजेंट डे तेलंगाना में है, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था, पुच्चमपल्ली। सो इसमें क्या बोला गया, कौन सा करेक्ट है? द टारगेट वाज टू गेट 1/6 ऑफ द कल्टीवेबल लैंड एज अ डोनेशन. It approved throughout the central government act. It was ensured that donated land was free from all litigation. First donation was made in Bihar. तो इसमें कौन सा करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। देखिए भैया, पहला डोनेशन बिहार में तो नहीं बनाया गया था, मैंने आपको बताया पुच्चमपल्ली साउथ में बनाया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें बोली गई थी। इसमें बोला करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना द टारगेट क्या बोला गया था, 1/6 ऑफ द कल्टीवेशन लैंड एज अ डोनेशन की बात की गई थी। ये चीजें सही बोली गई थी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है भूदान मूवमेंट। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिगर अमंग द 5-year प्रिंसिपल। पंचशील, पंचशील एग्रीमेंट की बात कर रहा है। पंचशील एग्रीमेंट में कौन सा फिगर नहीं है
ये प्रीवियस ईयर पेपर है। पंचशील एग्रीमेंट बेसिकली इंडिया चाइना के बीच में 1954 में साइन किया गया था। हिंदी चीनी भाई भाई उसको लेके बात की गई थी। इसमें बोला था कौन सा नहीं है, इसमें बात बोली गई थी कि हम लोग एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करेंगे, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन की बात नहीं की गई थी। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ये हमारा रिपीटेड पीवाईक्यू है। ये हमारा क्या है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे दिया है एनडीए में। कहने का मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर करेंगे तो काफी क्वेश्चंस विद इन रीच थे, कैसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, मेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 17th सेंचुरी वाया, किसने इंट्रोड्यूस किया था मेज? क्वेश्चन ये पूछा गया है, हु इंट्रोड्यूस्ड दिस मेज? ऑप्शन ए इज पोर्चुगल, अफ्रीका एंड स्पेन, चाइना एंड मंगोलिया एंड टर्की। तो मेज बेसिकली मक्का है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय पोर्चुगीज। पोर्चुगीज ने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने रेड चिलीज इंट्रोड्यूस की थी, इन्होंने पोटैटोज इंट्रोड्यूस किया था, पोटैटोज इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ग्राउंड नट इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने चर्च मेकिंग स्टाइल, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी। दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट दे इंट्रोड्यूस। इवन इन्होंने टोबैको तो मुगल्स की कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था। ये सारी चीजें थी जो पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, जो आपको देखने को मिली। इवन गुआवा वाज आल्सो इंट्रोड्यूस बाय पोर्चुगीज, और मेज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 17th सेंचुरी बाय पोर्चुगीज। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्रीमांता शंकरदेवा आर करेक्ट? देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है। श्रीमांता शंकरदेवा, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो इन द लेट 15th सेंचुरी शंकरदेवा इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन असम। बात तो सही है, शंकरदेवा वैष्णविज्म सबने पढ़ी है। टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट सही होता है तो मैं बी ऑप्शन को काट दूंगा, बी ऑप्शन को मैं काट दूंगा। ही वाज द फाउंडर ऑफ गौंदन्य वैष्णविज्म। क्या ये गौंदीय वैष्णविज्म के फाउंडर थे? नहीं, इनके जो गौंदीय वैष्णविज्म के फाउंडर थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। His teaching is also known as भगवती धर्मा। It is correct. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड गलत हो जाएगा तो मैं इसको भी काट दूंगा और इसको भी काट दूंगा। मेरा आंसर सीधा आएगा 1, 3 एंड 4। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। He encouraged the establishment of सत्रा एंड नामगर। इट इज करेक्ट। तो आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। देखो थोड़ा बहुत आपको एलिमिनेशन भी देखना है, कैसे आपके क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और किस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन द ईयर 1611? कहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री फाउंड करी? क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो मद्रास, मौसलीपट्टनम, बॉम्बे, बालासोर। द आंसर इज मौसलीपट्टनम। मौसलीपट्टनम में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। अगर आप पूरी चीज को समझोगे आप तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस वेंट टू द कोर्ट, 1611 में सूरत में और मौसलीपट्टनम में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, 1615 में दे वेंट टू थॉमस रियो अगेन कोर्ट, 1616 अगेन फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट मौसलीपट्टनम, 1633 they established the factory at बालासोर, 1639 they established the factory at मद्रास पट्टनम। इस तरीके से उन्होंने सारी चीजें कैप्चर करी। आंसर बी इज हियर एब्सोल्युटली करेक्ट। I was expecting this question chronological order, the political event related to Indian national movement from earliest। तो ये मूवमेंट को अरेंज करना है, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हमको कवर अप करनी है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड, लखनऊ पैक्ट, सिमला कॉन्फ्रेंस। अगर मैं सारी चीज को देखूं तो ये बनाया गया आपका 1923 में। कम्युनल अवार्ड की बात करें तो 1932 में बोला गया। अगर आप लखनऊ पैक्ट की बात करें 1916 में बोला गया।
और ये हमेशा लास्ट में ही आएगा, दैट इज कॉल्ड 1945। अगर आप मैं सारी चीज को अरेंज करूं तो मैं आंसर मेरा बनेगा 3124, 3124। ऑप्शन ए हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि हमारे नेशनल मूवमेंट को अर्लीस्ट से सबसे पहले स्टार्ट हुआ और लास्ट तक चला। ऑप्शन ए हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो we come with who among the following act provided for establishment of Supreme Court and Justice, Supreme Court of Justice at Calcutta for European and the employees and the citizen of India। तो पहला सुप्रीम कोर्ट हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर बनाया गया, और लॉर्ड इम्प्ले जो बने थे वो पहले सीजीआई बने थे। क्या बने थे? लॉर्ड इम्प्ले हमारे पहले सीजीआई भी बने थे। ठीक है, ये वाली चीजें थी जो आपको मैंने बताई। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो आंसर इसका डायरेक्ट है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज योर करेक्ट आंसर। दिस वाज योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है जो आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, तो इसमें क्या हुआ था? ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया गया था, एंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। और 1830 में क्या आया था आपका? दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ कंपनी मोनोपोली। कंपनी की मोनोपोली भी खत्म कर दी। तो कहने का मतलब है कि सारे एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर बना, ट्रांसफर ऑफ पावर दे दिया गया, और एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसराय का ऐड किया गया गवर्नर जनरल को, और लॉर्ड कैनिंग बिकम योर फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग was introduced a resolution in 1882 which is called as Magna Carta of local self government। भैया अगेन बहुत सिंपल टॉपिक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ही वाज टर्म्ड एज व्हाट? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर विलियम बेंटिक की बात करें, he tried to abolish sati, he abolished sati। with the help of ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपके क्या बने थे? इतनी चीजें हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको दी। आंसर आपको बता दिया, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म से किसकी बात करते हैं? जजिया। जजिया तो है नहीं, जजिया तो अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स की बात करता है। इमजा अगेन नॉट बट मुकद्दम्स विलेज हेडमैन ना, इमजा होगा। ये क्या है? अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। मुकद्दम इज village headman, and murid is your correct answer। तो murid is related to your Sufism, that is correct answer is your murid। so here we completed our questions of history। यहाँ पर हम अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर किए। हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे देखे। हमने ट्रेंड देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं एग्जामिनेशन में। वो सारे टॉपिक हमने कवर किए। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री का ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट जो ट्रेंड आया है वो अपना ट्रेंड बरकरार रखा है। इन्होंने मिक्स पेपर दिया है। एक क्वेश्चन मेडिवल से दिया था, 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने 4 क्वेश्चन एंशिएंट से दिए थे, बाकी क्वेश्चन मॉडर्न से दिए थे। तो यही वेटेज रखा गया था एग्जामिनेशन में। इन्होंने मिक्स पेपर बनाया है। मेडिवल का वेटेज थोड़ा कम किया है, एंशिएंट का वेटेज एज इट इज रखा है 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। मॉडर्न का वेटेज इस बार थोड़ा इंक्रीज किया है लास्ट टाइम से। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन एनडीए पेपर 2025 का हिस्ट्री का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेपर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।